हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हमारा संविधान कैसा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने हमारा संविधान कैसा है इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है। आने हमारा देश क्या है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और भारत का जो शासन जो चलाया जाता है संविधान के अनुसार चलाया जाता है। और संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलाया जाता है। आगे लिखिएगा, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। यानी संविधान है किसी भी देश का, संविधान किसी भी देश का हो, वह एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से उस देश का शासन चलाया जाता है। यानी संविधान एक प्रकार का कानून है, ठीक है, और उसमें जो भी कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार से भी कोई भी देश का उसका शासन चलाया जाता है। आगे देखिए, हमारे देश का संविधान लिखित है। यानी भारत, हमारा देश भारत है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान मौखिक या अलिखित है। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है से कैसा है? मौखिक है या अलिखित है। लेकिन भारत का जो संविधान है वो लिखित है। कैसा है भारत का संविधान? लिखित है। यानी जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही भारत में शासन की जाती है। अब आगे देखिए, हमारे देश के संविधान के मुख्य महत्वपूर्ण शब्द हैं या मुख्य महत्वपूर्ण बातें कही गई है हमारे संविधान में। हमारे देश के संविधान में मुख्य महत्वपूर्ण बात निम्नलिखित है। तो क्या क्या बात कही गई है या क्या क्या मुख्य बातें हैं? तो देखिए, पहला में विश्व का सबसे बड़ा या निर्मित संविधान। पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा या निर्मित संविधान। दूसरा देखिए, धर्मनिरपेक्ष संविधान। अगला देखिए, एकल नागरिकता। अगला देखिए, मुक्त संविधान। मुक्त संविधान। अगला देखिए, कठोर या लचीला संविधान। आगे देखिए, कठोर या लचीला संविधान क्या था? प्रस्तावना। आगे देखिए, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। यहीं तक देखिए। तो देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई है, यानी कई बातें लिखी गई है जो निम्नलिखित है। और सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आप लोग को शब्द समझना पड़ेगा। और मेंस में यही लिखा रहेगा कि हमारा संविधान कैसा है, इसकी विवेचना कीजिए,
इसको संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए या इसको लिखें। तो आपको ये पॉइंट दर्शाना पड़ेगा। अब आगे देखिए हमारा संविधान जो बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए पहला में बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा निर्मित संविधान, यानी हमारा जो संविधान है सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा कैसा है, निर्मित, बड़ा या निर्मित संविधान है। तो कैसे, तो संविधान का जिस समय गठन हुआ था, यानी भारत में संविधान का जिस समय गठन हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। यानी भारत का संविधान का जिस समय निर्माण हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, तब 395 अनुच्छेद थे जिस समय निर्माण हुआ था या लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय। अब देखिए 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर यानी अभी वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हो गए हैं, 465 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, 12 अनुसूची यानी 12 अनुसूचियां हो गई है अभी वर्तमान समय में, और 25 भाग हो गए हैं। ये 25 भाग यानी 22 के बाद 25 भाग हुए हैं, तो 3 भाग कौन कौन है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए हमारा संविधान ऐसे बड़ा नहीं है, एक तो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो किस रूप में, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। जो प्रारंभ में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद उसकी संख्या थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन अभी इसी की संख्या बढ़कर यानी इसी की संख्या बढ़कर वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई है और 25 भाग हो गए हैं। इसके हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन अनुच्छेद है, कौन कौन भाग है या अनुसूचियां कौन कौन है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही जानिए कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये रहे कि मूल संविधान, मूल अगर लगाया रहे था, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी या भाग की संख्या कितनी थी या अनुसूचियां की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान लिखा रहे तो ये होगा। अगर मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बोलेगा तो ये 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन अगर वर्तमान लगा देंगे, वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो ये 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। अब अगला देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान। अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है एक राज्य स्तर या एक देश स्तर पर कोई एक धर्म ना हो, समझ रहे हैं, कोई एक धर्म ना हो, यानी यहां पर सभी धर्मों का सामान्य महत्व दिया जाता हो। यानी वैसा कोई राष्ट्र या वैसा कोई देश जहां पर एक धर्म ना होकर, यानी देश स्तर पर या राज्य स्तर पर एक धर्म ना होकर, समझ रहे हैं ना, एक धर्म ना होकर सभी धर्मों का समान महत्व दिया जाता है, उसे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। अर्थात कोई विश्व में कई ऐसे देश हैं, जैसे इस्लामिक देश के नाम से जाना जाता है या ईसाई देश, यानी वह राष्ट्र जहां सिर्फ ईसाई धर्म हो, समझ रहे हैं, या वह राष्ट्र जहां पर सिर्फ इस्लामिक धर्म हो, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं कर सकते, उसे धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कर सकते। यानी वैसा देश जहां पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, जैसे भारत में देखिए, यहां पर सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सभी धर्म का एक समान महत्व दिया जाता है। और यहां पर देखिए भारत में 28 राज्य हैं, तो राज्य स्तर पर कोई धर्म है नहीं, सभी धर्म का एक समान ही माना जाता है। देखते हैं
मुहर्रम में भी मनाया जाता है तो होली भी मनाया जाता है। यानी सभी धर्म एक समान हो, चाहे किसी का कोई धर्म है तो उसमें एक समान दृष्टि से देखा जाता है, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी यहाँ सभी धर्मों का एक समान से देखा जाता है। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन में भी रहता है कि भारत कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। समझ गए? अब आगे देखिए, एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता की बात हो रही है। तो ऐसे भी नागरिकता है से भारत में कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन यहां है एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता में वैसा देश के वैसे नागरिक या हमारे देश के वे सभी नागरिक या वैसे लोग जो कहीं भी किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, यानी वैसे लोग या वैसे नागरिक, देश के वैसे नागरिक जो किसी भी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, लेकिन स्वयं को वे केवल और केवल भारतीय कहते हैं। यानी भारत में अगर हम 28 राज्य है तो अभी हम झारखंड में हैं। अगर हम चले जाएं कहां? बिहार चले जाएं या मध्य प्रदेश चले जाएं या उड़ीसा चले जाएं या तमिलनाडु चले जाएं, तो वहां अगर हमें को पूछे तो हम क्या बोलेंगे? कि हम एक भारतीय हैं, यही हम बोलेंगे। तो वैसे यानी राज्य कोई भी राज्य हो, यानी भारत के जितने भी राज्य है उसके अंतर्गत किसी भी राज्य के कोई भी नागरिक हो या किसी केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, पांडिचेरी या ये सब का कहीं के भी कोई लोग हो, नागरिक हो, तो अगर उससे ये पूछा जाए तो वो केवल के केवल वो बताएगा कि हम एक भारतीय हैं, न कि ये बोलेगा कि हम राजस्थान से तो हैं लेकिन हम एक भारतीय हैं। समझ रहे? लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रावधान किया गया। भारत कैसा किया गया? दोहरी नागरिकता की प्रावधान कहां किया गया? अमेरिका में। यानी अमेरिका में राज्य स्तर पर एक नागरिक होता है और केंद्र स्तर पर भी नागरिक होता है। समझिए ना? यानी देखिएगा, भारत में नागरिकता, एकल नागरिकता इस आधार पर भी कहा जाता है कि अगर भारतीय यहां से विदेश चले गए, आज 7 वर्षों तक नहीं वापस आए, तो यहाँ ऑटोमेटिक उनकी नागरिकता समाप्त होगी। तो हम इसकी चर्चा हम आगे करेंगे नागरिकता में कि कितने अनुच्छेद के अनुसार या कितने वर्षों तक बाहर रहने के बाद यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाए। और अगर कोई भारतीय ब्रिटेन की नागरिकता की सदस्यता ले ली है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त होगी। लेकिन अमेरिका में राज्य स्तर भी नागरिकता है और वहां पर क्या है? केंद्र स्तर पर भी नागरिकता दी गई। यानी अमेरिका दोहरी नागरिकता दी जाती है, वहां के लोगों की दोहरी नागरिकता प्राप्त है, लेकिन भारत के लोगों को एकमात्र नागरिकता प्राप्त है, एकल नागरिकता प्राप्त है। इसके पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन 370 अनुच्छेद समाप्त हो जाने के बाद ये नागरिकता, एकल नागरिकता ही जम्मू कश्मीर के लोग को भी एकल नागरिकता प्राप्त है। अरे उस समय क्या होता था? जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता दी जाती थी। यानी देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो वहां रहते थे, हम अगर राजस्थान के हैं या तो झारखंड के हैं, तो यहां से हम जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे। वहां जा सकते लेकिन वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, तो वहां की भूमि को खरीद नहीं सकते थे। वही के लोग खरीदते थे, और वो अगर जम्मू कश्मीर के लोग झारखंड में आके बसना चाहे तो बस सकते थे। तो वो लोग को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, यानी केंद्र से अलग नागरिकता प्राप्त थी और जम्मू कश्मीर अपना राज्य का एक अलग नागरिकता प्राप्त थी। तो वो अब खत्म हो गया, 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद ही खत्म हो। 370 अनुच्छेद की भी चर्चा हम आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये एकल नागरिकता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में। और भारत की नागरिकता कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। अब आगे देखिए,
संप्रभुता मुक्त संविधान। संप्रभुता, देखिए हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ शब्द समझिए, शब्द अगर समझ गए तो कुछ नहीं है। आप अनुच्छेद पर कमान रखिए, हम अनुच्छेद पहुंचेंगे उस समय कोशिश करेंगे कि आप लोग को याद हो जाए, किस तरह से उसको पढ़ना है हम वैसे बताएंगे आपको। तो देखिए संप्रभुता, संप्रभुता मुक्त संविधान। संप्रभुता मुक्त संविधान मतलब होता है कि हमारा देश क्यों है भारत, हमारा देश दूसरे देश के नियंत्रण या अधीन में ना है। हमारा देश या कोई भी, संप्रभुता मतलब कोई भी वैसा देश जो दूसरे देश के अधीन या नियंत्रण में न हो। तो हमारा देश कैसा है, हमारा देश दूसरे के अधीन में है नहीं है, अंग्रेज के समय था लेकिन अभी तो आजाद है। तो हमारा देश दूसरे देशों के नियंत्रण या अधीन में नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हमारा देश कैसा है, दूसरे देशों के नियंत्रण अधीन में नहीं है, तथा हमारा देश जो है सो दूसरे देशों के कहने पर निर्णय न लेता है, और दूसरे देशों के दबाव में निर्णय नहीं लेता है। कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, यानी स्वयं जो देश दूसरे देशों के दबाव में आकर न निर्णय ले और वो कोई भी निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, संप्रभुता। यानी संप्रभुता मतलब पूर्ण रूप से आजादी, समझ रहे हैं ना। तो भारत, हमारा जो भारत है से एक संप्रभुता मुक्त संविधान बनाया गया। यहां मतलब किसी दूसरे देश का दबाव नहीं चलता, किसी दूसरे देश का राज नहीं चलता है, यानी भारत स्वतंत्र है, समझ रहे हैं ना। जैसे लोग किसी यहां काम कर रहे हैं, ऐसे समझिए कि अगर कोई देखते हैं ना होटल में कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसके अधीन वो काम कर रहा है, लेकिन वही लड़का अगर अपने घर में काम करे, जो करना है वो करे, तो वो स्वतंत्र है। उसी प्रकार से जो देश है से दूसरे के अधीन में आकर, आने दूसरे देशों के अधीन में आकर या दूसरे देश के नियंत्रण में न रहकर या दूसरे देश के कहने पर या दबाव में आकर कोई निर्णय न ले, उसी को कहते हैं संप्रभुता प्रधान देश। तो हमारा देश कैसा है, एक संप्रभुता मुक्त संविधान है हमारा देश में, और एक मुक्त हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, यानी किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेती है। अब आगे देखें, कठोर या लचीला संविधान। कठोर या लचीला संविधान, इसको ध्यान से देखिएगा कि हमारा संविधान कैसा है, तो ये भी बोला जाता है कठोर है, लचीला है। तो किस आधार पर कठोर कहा जाता है और किस आधार पर लचीला है हमारा देश का संविधान। तो देखिए हमारा देश का संविधान कठोर इस मायने में है कि कोई भी विषय, देखिए इसको समझिएगा, विषय या विधेयक बोलिए, विधेयक या कानून बोलिए। अब देखिए कि यहां पर है कठोर या लचीला संविधान। तो हमारा संविधान किसी भी विषय या विधेयक या कानून को पास करने में कठोर, यानी उस विधेयक को संशोधित करने में, किसी ऐसे कोई विधेयक जिसको संशोधित करने में कठोर या जटिल प्रतिक्रिया अपनाना पड़ता है। जैसे हम कोई विधेयक ला रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं और उसको संशोधित करना है, संशोधित करके हम पास करेंगे, तो उसे दोनों, यानी संसद के दोनों सदन कौन है, तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 बहुमत, यानी 2/3 से अधिक बहुमत होना अनिवार्य है। आने हम कोई विधेयक ला रहे हैं, जैसे न्यायालय का गठन करना है, तो उस स्थिति में संसद के या राष्ट्रपति की चुनाव करना। तो उस स्थिति में क्या होता है, संसद के दोनों सदन आने 2/3 से अधिक बहुमत, यानी 2/3 से विशेष बहुमत जिसको कहा जाता है, कि कोई ऐसा विधेयक आता है या कानून आता है, उसे पास कराने के लिए सांसदों के, यानी संसद बोले या लोकसभा या राज्यसभा की 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है, तथा देश के सभी राज्यों में आधे से अधिक राज्यों के विधान
सभा की सहमति होना अनिवार्य है, तब हम कहीं जाके इस विधेयक को पास कर सकते हैं। और ये दोनों को पास करने के बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो विधेयक पास समझा जाता है। तो देखिए 2/3 बोला जाता है, 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत क्या है? सबसे पहले देखिए लोकसभा में वर्तमान समय में कितनी चुनाव होती है? तो देखिए ये पूरा 545 और लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 552 है, लेकिन चुनाव हो रही है 545 में, यानी 543 चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा 2 मनोनीत की जाती है। समझ गया ना? तो 545। अब देखिए 2/3 बहुमत कर रहा है, तो ये अनिवार्य नहीं है। कोई भी विधेयक को पास कराना है तो बोल दिया गया कि आप लोग को उपस्थित होना अनिवार्य है। इस विधेयक को पास होना है तो संसद में लोग बैठेंगे। अब वहां क्या हुआ कि 545 नहीं पहुंचकर कोई भी विधेयक पास कराने के लिए कम से कम तभी कार्यवाही यानी उस सदन की कार्यवाही शुरू होगी जब 1/10 सदस्य शामिल होंगे। यानी पूरा क्या होता है कि 545 में कम से कम 55 सदस्य पहुंचेंगे, तब ही चर्चा होना प्रारंभ होगा। उस बैठक में इतना लोगों की अनिवार्य है उपस्थित होना। तो देखिए यहां क्या होता है कि कोई भी विधेयक पास करना है तो मान के चलिए 100 संसद आए लोकसभा में। हमको सबसे पहले विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं। तो देखिए 100 व्यक्ति आए, यानी 100 संसद, लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया, यानी न्यायालय की हमको गठन करना है, उसके लिए विधेयक लाया गया। अब यहां पर क्या हुआ कि 100 संसद उपस्थित हुए, तो 2/3 बोल रहा है। तो देखिए 100 में अगर 2/3 कहिएगा तो 100 में भागा दीजिएगा 3 से, तो मान के चलिए ये 3 से भागा दीजिए, 3 तिया 9, 1 बचा, यानी 0, 3 तिया 9, यानी 33 तिया 99, यानी 2/3 बोल रहा है तो 33 66 होता है, यानी 67 सदस्य की सहमति हो गई तो वो विधेयक पास हो गया। समझ रहे हैं ना? 2/3 बोला जा रहा है, तो 2/3 मतलब दुगना, ठीक है ना? तो 33 तिया 99 होता है, तो 33 दूनी 66, 1 67, मतलब कि 2/3 67 हो गया। अब 67 व्यक्ति जब किसी भी विधेयक में, यानी जो जटिल विधेयक आ रहा है या कठोर विधेयक आ रहा है, उसमें सहमति प्राप्त हो जाए उससे, और सभी राज्यों के आधे से अधिक विधायकों, यानी आधे से अधिक विधानसभा की सहमति मिल जाए, तो वह विधेयक पास होकर ये दोनों से कहां चली जाएगी? राष्ट्रपति पास, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए तो विधेयक क्या होता है? पास समझा जाता है। अब आगे देखिए, यहां बोल रहा है कि लचीला, हमारा संविधान लचीला भी है। तो लचीला किस मायने में है वो देखिए, हमारा संविधान लचीला है। तो देखिए को ऐसा विधेयक या को ऐसा कानून लाया गया, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी ला सकता है, तो लाया गया तो उसमें क्या होता है? साधारण विधेयक यानी साधारण बहुमत से ही पास कर दिया जाता है। यानी जैसे देखिए किसी राज्य का नामकरण करना हो या सीमा परिवर्तन करना हो, या फिलहाल में देखे थे हाल ही में 370 अनुच्छेद खत्म कर दिया गया था, यानी राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो उसमें क्या किया गया था कि विधेयक लाया गया था लोकसभा द्वारा। लोकसभा में वो कानून लाया गया कि ऐसा किया जाए कि इसको केंद्र शासित बना दिया जाए और इसकी राज्य की दर्जा समाप्त कर दी जाए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जितना भी यानी संसद लोग जितना भी उस विधेयक में शामिल हुए थे उसको पास करने के लिए उस समय चर्चा में शामिल हुए थे, उससे क्या होगा? अगर 100 शामिल हो रहे हैं तो साधारण विधेयक होता है आधा से एक अधिक, यानी देखिए इसको आधा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 और एक अधिक यानी 51 सांसद इस विधेयक को पास कर दे। 51 संसद अगर इसको समर्थन कर दिए वो राज्य परिवर्तन का, तो पास हो जाएगा, और वो फिर कहा जाएगा?
राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पास कर दिया जाएगा उसी तरह से, तो वो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा उसे हस्ताक्षर कर दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा उसे अनुमति मिलने के बाद वो विधेयक का होता है, पास हो जाता है। तो इसीलिए भारत, ये बोला जाता है भारत का संविधान कठोर और लचीला है। तो किस मायने में था, तो आप लोग देख लीजिए किस मायने में था, समझ रहे हैं ना कि इसके हम आगे भी चर्चा करेंगे। साधारण विधेयक और विशेष विधेयक एक होता है और एक 2/3 बहुमत, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। आप सिर्फ जानिए कि ये 2/3 मतलब होता है कोई भी विधेयक लाया गया या कोई कानून लाया गया, संसद में भी ला सकते हैं या राज्यसभा में भी ला सकते हैं, तो लोकसभा में भी ला सकते हैं या राज्यसभा में भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। और वहां से पारित होने के बाद, अगर राज्यसभा में लाए तो वहां पारित होने के बाद लोकसभा के पास आता है, अगर लोकसभा में लाए लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। साधारण विधेयक मतलब समझ गए कि साधारण विधेयक होता है आधे से अधिक, एक अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना इसे उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका भी कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को। इस प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ध्यान रहे, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे कैसे कहा जाता है, लेकिन प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसे? इस प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, प्रस्तावना में यह वर्णन किया गया है, प्रस्तावना में यह वर्णन किया गया है कि संविधान का निर्माण किन कारणों या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। यानी हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि संविधान का निर्माण किन कारण या किन उद्देश्यों से किया गया है। ऐसे आपको प्रश्न ये भी मन में उठ रहा होगा कि संविधान नहीं रहता तो क्या भारत नहीं चलता? यानी लिखित संविधान, देखिए ब्रिटेन में अलिखित संविधान, कोई लिखित संविधान वहां नहीं है, वहां कोई लिखा ही नहीं, मौखिक है, तो भी वहां शासन चल रही। लेकिन भारत में लिखित संविधान है। अब एक प्रस्तावना में ये जिक्र कर दिया गया है, प्रस्तावना आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संविधान को किस लिए लिखा गया था या किन कारणों से लिखा गया है या किन उद्देश्यों से लिखा गया है। इसके बारे में आपको प्रस्तावना में प्राप्त हो जाएगी। अब आगे देखिए दोस्तों, आज यहीं तक। कल हम लोग इसी को लेकर हमारा संविधान के अगला आगे इसी को बढ़ाते हुए हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। तब तक लिए थैंक यू दोस्तों। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, सिर्फ लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बहुत भारी है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कहावत है कि करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत नहीं। अरे अगर वैसा रहता, देखते हैं कुआं में बार बार रस्सी खींचने से क्या होता है, पत्थर में भी निशान आ जाता है। तो वो पत्थर, एक रस्सी, मुलायम सी रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो हम लोग तो आदमी हैं क्या, तो हम लोग क्या इसको समझ नहीं सकते हैं? बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस में आपको कमांड बनाना है, अच्छी से जानकारी प्राप्त करना है, तो सिर्फ शब्द और अनुच्छेद पर आप अपने को मन बना लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें शब्द समझना बहुत जरूरी है। कौन सा शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आप मेंस में जाइएगा तो उस समय आपका रटा हुआ नहीं काम देगा, उस समय जो शब्द समझे हैं उसी को लिख के आइएगा। समझ रहे हैं ना, ये नहीं 2-4 लाइन लिखना है तो रट के लिख लें, तो ऐसा नहीं। थैंक यू दोस्तों।